नमस्कार। आज की इस ब्रीफिंग में हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी घटनाओं की, उन रिपोर्ट्स की जो आज भारत के सामने मौजूद कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों और मौकों को दिखा रही हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, एक तेल का टैंकर, पंजाब का एक किसान और एक एथलीट। पहली नजर में लगता है कि इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है, पर असल में ये तीनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हजारों मील दूर हो रही कोई घटना सीधे तौर पर हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका भारत पर क्या असर है। फिर देश की आर्थिक नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद शासन और समाज से जुड़ी कुछ चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में भविष्य के लिए भारत की तैयारियों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है वो भारत की विदेश नीति, उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बॉटल की पतली सी गर्दन जहां से सब कुछ गुजरना ही पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बिल्कुल यही है। दुनिया का लगभग 21% तेल यहीं से गुजरता है। तो जब ईरान इसे ब्लॉक करने की धमकी देता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगता है। और ये 85% का आंकड़ा ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को दिखाता है। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सिर्फ 10% भी बढ़ जाएं तो हमारे देश में महंगाई आधा % तक बढ़ सकती है। यानी हजारों मील दूर का संघर्ष सीधे हमारे घर के बजट पर असर डालता है। ये है भारत का डिप्लोमैटिक करतब, एक रस्सी पर चलने जैसा। एक तरफ हम यूक्रेन के साथ सुरक्षा समझौते कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम दक्षिण कोरिया के साथ चिप्स से लेकर शिप्स तक, मतलब सेमीकंडक्टर से जहाज निर्माण तक व्यापार बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। दक्षिण कोरिया के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, जिसे कम करना एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब दुनिया के मन से हटकर जरा अपने देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। ये जो -0.4% का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये एक तरह से खतरे की घंटी है। ये उन 8 कोर इंडस्ट्रीज में गिरावट दिखा रहा है जो हमारे कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% हिस्सा है। अगस्त 2024 के बाद ये पहली बार हुआ है जब हमने इस सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ देखी है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक सुस्ती का संकेत है। अब इस चार्ट से पता चलता है कि इस गिरावट का असर कहां सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का हिस्सा सबसे बड़ा है, लगभग 28%। मतलब साफ है कि तेल की कीमतों में जरा सी भी हलचल हमारे पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को हिला सकती है। और ये है आज का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के उत्पादन में करीब 25% की गिरावट। अब याद है हमने शुरू में एक तेल टैंकर की बात की थी, ये उसी कहानी का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष से अमोनिया गैस की सप्लाई में दिक्कत आई और भारत में खाद का उत्पादन ठप हो गया। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? हमारे किसानों पर। ये टेबल हमें बताती है कि महंगाई का असली असर कहां हो रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े हैं ये। इनके मुताबिक जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी कमाई महंगाई की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही है। आसान भाषा में कहें तो उनकी खरीदने की ताकत घट रही है। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जो हमारे समाज और हमारे सिस्टम की असली परीक्षा ले रहे हैं। ये चार्ट एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखा रहा है। भारत में डोपिंग के नियमों को तोड़ने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि ये तब है जब हमारे यहाँ जर्मनी या चीन के मुकाबले बहुत कम टेस्ट होते हैं। इसका मतलब है कि असली समस्या शायद इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। और इसी वजह से एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने भारत को अत्यधिक उच्च जोखिम वाली कैटेगरी में रखा है, जो 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के हमारे सपने पर भी सवाल उठाता है। तंबाकू सिर्फ सेहत का दुश्मन नहीं है, ये गरीबी का भी एक बहुत बड़ा जाल है। ICMR की एक स्टडी बताती है कि 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय परिवार सिर्फ इस एक आदत को छोड़कर गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 47 के तहत सरकार की जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। मध्य प्रदेश में जो HIV कांड हुआ, उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि होना क्या चाहिए था और असल में हुआ क्या। बाईं तरफ देखिए, वो प्रोटोकॉल है जो कानूनन जरूरी है, एकदम सुरक्षित और सटीक टेस्ट। और दाईं तरफ वो हकीकत है जो सामने आई, लापरवाही, धोखाधड़ी और नतीजा कई जिंदगियों की बर्बादी। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा है।
प्रियदर्शनी मट्टू मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि सजा की समीक्षा करने वाला बोर्ड कानून के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन यानी जनता की धारणा के हिसाब से काम कर रहा था। ये एक लाइन कानून के शासन और पब्लिक के दबाव के बीच के टकराव को उजागर करती है। तो किसी की सजा को कम करके उसे समय से पहले रिहा करने का कानून क्या कहता है? देखिए, इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। पहली शर्त, दोषी ने कम से कम 14 साल जेल में बिताए हों। उसके बाद एक सजा समीक्षा बोर्ड उसके बर्ताव, सुधरने की गुंजाइश जैसे कई पैमानों पर मामले को परखता है। आरोप यह है कि मट्टू केस में इन कानूनी पैमानों को नजरअंदाज किया गया। चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत खुद को कैसे तैयार कर रहा है। ये जो मरीन स्पेशल प्लानिंग है, इससे आप समुंदर के लिए एक मास्टर प्लान समझ सकते हैं। जैसे शहरों के लिए होता है ना कि कहाँ घर बनेंगे, कहाँ पार्क होगा, कहाँ इंडस्ट्री लगेगी, ठीक वैसे ही ये समुंदर में तय करता है कि कहाँ मछली पकड़ी जाएगी, कहाँ टूरिज्म होगा और किन इलाकों को संरक्षित रखा जाएगा ताकि हम समुंदर का सही और टिकाऊ इस्तेमाल कर सकें। उड़ीसा का ये कदम बहुत ही दूर की सोच वाला है। परिसीमन मतलब लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा, ये एक बहुत पेचीदा मामला है। यहाँ भारत के दो बहुत जरूरी सिद्धांत आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है लोकतंत्र का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट। इसके हिसाब से ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पर दूसरी तरफ है बराबरी का सिद्धांत, जो कहता है कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया, उन्हें कम सीटों के रूप में सजा क्यों मिले। यह एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बड़ी राजनीतिक दरार पैदा कर सकता है। हाल ही में जो जापान में जो भूकंप आया, वो हम सबके लिए एक सबक है। ये टेबल दिखाती है कि दोनों देश आपदाओं से कैसे निपटते हैं। जापान का सेंडाई फ्रेमवर्क एक ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए सबसे बड़ी संस्था है। ऐसे मौक़ों से हमें एक दूसरे से सीखने और अपने सिस्टम को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। तो अंत में तेल की कीमतों से लेकर किसान की खाद तक और एक एथलीट के करियर से लेकर अदालत के फैसलों तक, आज हमने जो भी देखा वो सब एक शब्द पर आकर टिक जाता है, रेजिलियंस, यानी झटके सहने और फिर से खड़े होने की ताकत। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी व्यवस्थाएं, हमारी संस्थाएं और हमारी नीतियां भविष्य में आने वाले झटकों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।